बच्चे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने किया था वो कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था कि ये जो तीनों के तीनों हमारे पास हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक है, सबके अंदर कॉमन क्या था हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। इससे होते हुए हमने नॉमेनक्लेचर, फिर रेजोनेंस इन कार्बोनाइल ग्रुप ये पढ़ लिया था। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तक पूरा टॉपिक हो गया था हमारा। अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड से। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। अब एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है यहाँ पे बच्चा फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, रॉजमंड्स रिएक्शन। एसाइल क्लोराइड में क्या रहेगा? एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट सपोर्टेड ओवर and partially poisoned by addition of sulfur or barium sulfate. This reaction is called Roseman's reduction. कर क्या रहे हैं? एसाइल क्लोराइड है हमारे पास, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट या सल्फर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास होगा क्या? हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। मेन कहानी कहाँ है? यहाँ पे क्लोरीन हट के अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमें हाइड्रोजनेशन करानी है। हाइड्रोजनेशन कराने के लिए हमें कराना क्या पड़ेगा? बेसिकली रिडक्शन कराना है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? रोजमंड्स रिडक्शन। इसमें रिडक्शन कराने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? पहला तो कोई कैटलिस्ट, और उसके बाद उस रिएक्शन को थोड़ा सा रोकना है कि फर्दर और हाइड्रोजन की एडिशन नहीं करानी है, पूरा रिडक्शन कंटिन्यू नहीं करना है कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। तो हमें पहले क्या कराना पड़ेगा? पैलेडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। हाँ जी, वो लास्ट टाइम वाला एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तो पैलेडियम के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चा? क्लोरीन निकलेगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये एसिटाइल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? सेम इसी में जो बेंजोइल क्लोराइड है अपने पास, यहां ये क्लोरीन हटेगा, इसकी जगह पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है? फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड HOCl इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। फिर आया हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन with the Sturnish chloride in the presence of hydrochloric acid which on hydrolysis give corresponding aldehyde। कर क्या रहे हैं बच्चा? नाइट्राइल RCN plus SnCl2 plus HCl gives imine, जिसकी फर्दर हमने H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारे पास क्या होता है? स्टेफेंस रिएक्शन। ये बाय नेम रिएक्शंस में आ जाएंगे, याद रखना है इन्हें। सीधा सीधा इक्वेशन सीधी सीधी याद होनी चाहिए तुम्हें। ऑल्टरनेटिवली ये क्या है हमारे पास? देखो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड CH3 twice CHCH2 twice ALH is abbreviated as ALHIB4 twice। ये क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड DIBALH। It is used to reduce nitriles to amines which upon hydrolysis gives aldehyde। तो हमने नाइट्राइल्स को, ये जो अपने पास डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसके साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना? आइमाइन, जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराई तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। क्लियर है ये? ठीक बात है बच्चे। फिर है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स which on hydrolysis give corresponding benzaldehyde। This reaction is called Itard reaction। क्या हम बात कर रहे हैं कि जो अपने पास क्रोमाइल क्लोराइड है वो ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसकी बाद में फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे टोलुइन है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करा है, CrO2Cl2 के साथ बेसिकली रिएक्ट कराया CS2 की प्रेजेंस में, तो CHOCrOCl2 ट्वाइस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोलिसिस हुआ तो बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। फिर है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। टोलुइन ऑन क्लोरीनेशन गिव बेंजल क्लोराइड which on hydrolysis give benzaldehyde। This method is commercial method for manufacture of benzaldehyde। क्या करेंगे? टोलुइन है, क्लोरीन के साथ पहले रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बेंजल क्लोराइड बना, हाइड्रोलिसिस करी तो यहां से क्लोरीन हट जाएगा अपने पास, तो यहां पे बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चा। फिर है बाय बेटामिन-कॉच रिएक्शन। ये गेटामिन-कॉच रिएक्शन में क्या रहेगा? बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड रिएक्ट कराया तो सीधा सीधा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर है? ये जो बाय नेम रिएक्शंस आ रहे हैं बच्चा, इनके लिस्ट बनाते चलना। अप्रोक्सीमेटली
40 के नियर बाय टोटल बनेंगे, और वो सीधा सीधा तुम्हें एग्जाम्स में दिख जाएंगे क्वेश्चंस। फिर अब बचा फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड, एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाइड्रोसाइनिक HCN प्लस CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एडिशन प्रोडक्ट बना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है हर जगह पे ही आ रहा है, हर किसी की प्रिपरेशन में ला रहे होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास क्या रहेगा, जो नाइट्रोजन है बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट होता है, वहां MgBr चला जाता है, और जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता है वो वहां पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट रह जाता है। जैसे इसके अंदर हमारे पास यहां पर ये जो कार्बन है इसके साथ एल्काइल ग्रुप आके अटैच करेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हमारा MgBr आके जुड़ जाएगा। यही हुआ, एल्काइल ग्रुप हमारा कार्बन के साथ आ गया, नाइट्रोजन के साथ MgBr आई, एडिशन प्रोडक्ट है। फर्दर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे एक एसिडिक मीडियम के अंदर, तो इससे क्या होगा, एसिटाइल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, प्लस NH3MgOHBr सेपरेट आउट हो गया। क्लियर है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन हो गया। फिर है राइमर-टाइमन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिनॉल जिस टाइम पे CHCl3 या सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, ये दोनों चाहिए हमें, जो CHCl3 भी है और NaOH भी है। तो हमारे पास क्या हुआ, ONa सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्लस CHO लग गया यहाँ पे, एसिडिक मीडियम में फर्दर हाइड्रोलिसिस करी तो सैलिसाइलिल्डिहाइड बन गया हमारे पास। ONa की जगह वहां से नाइट्रोजन, ये अपना सोडियम लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन की एडिशन हो जानी है, तो ये सैलिएल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। डन। फिर अब बचा अपना प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में हमारे पास क्या होगा, एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड अभी हमने ऊपर भी यूज किया था, C डबल बॉन्ड O, और उसी कार्बन के साथ डायरेक्टली जिस टाइम पे क्लोरीन अटैच्ड होता है। तो एसाइल क्लोराइड्स में ऑन ट्रीटमेंट विद डाई एल्काइल कैडमियम गिव्स कीटोन। ग्रिग्नार्ड, देखो डाई एल्काइल कैडमियम वाला कहाँ है, इस वाले रिएक्शन पे ध्यान देना, 2R C डबल बॉन्ड OCl, एसाइल क्लोराइड on treatment with dialkyl cadmium R2CD in the presence of dry ether gives ketone। कैडमियम क्लोराइड हमारा अलग निकल गया। एग्जांपल जैसे एसिटाइल क्लोराइड है, डाइइथाइल कैडमियम के साथ हमने रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, CdCl2 बन गया, और हमारे पास क्लोरीन हट के यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की एडिशन हो जाती है, जिससे ये क्या बन गया हमारे पास, कीटोन। क्लियर है। फिर है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, देखो एरोमेटिक या या अपना एलिफैटिक जो भी होगा, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या ये लगा लो यहाँ पे बेंजीन ग्रुप लगा होता है या सिंपल एल्काइल ग्रुप लगा होता है, एसिटाइल ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड CS2। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो अपना एल्काइल ग्रुप है वो जाके ये पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप अपना जाके डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, बेसिकली कीटोनिक ग्रुप फॉर्म हो गया इसमें। ये क्या है हमारे पास, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिर है नाइट्राइल्स में से, व्हेन अ नाइट्राइल इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यील्ड अ कीटोन, C6H5MgBr प्लस CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास सेम कहानी आ रही है बच्चा, MgBr हमारे पास जाके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और जो हमारा जो एल्काइल ग्रुप था यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग वाला लगाया हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो जाके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा डायरेक्टली। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी तो हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोपेन फिनॉल या 1-फिनाइल प्रोपेनॉन फॉर्म हो गया हमारे पास। क्लियर है ये? ठीक है। अब यहाँ के बाद आता है बच्चे बॉइलिंग पॉइंट। देखो अभी तक जो हमने किया सीधा सीधा याद करने वाला पार्ट ज्यादा था, अब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर। सीधी कहानी क्या है, अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होगा कि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ ज्यादा स्ट्रांग होंगी, जहां पे पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, पोलैरिटी होगी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, या हाइड्रोजन होगा साथ में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, कार्बन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो वहां पे पोलैरिटी अराइज हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं अटैच है ना, याद करके देखो, एल्कोहल्स में जैसे OH था वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक्सट्रीमली हाई होने की वजह से वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग रहता है। लेकिन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स में ना तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अपने पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एल्कोहल्स में है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उनका होना चाहिए।
जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स है उनके अंदर क्या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इनका मॉडरेट रहना चाहिए। और जो बाकी हाइड्रोकार्बन है कंपैरेटिवली उनके अंदर अगर ऐसा कुछ नहीं है, पोलैरिटी नहीं है, तो उनका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है ये? तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट of aldehyde and ketones are higher than the hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses because of weak intermolecular association arises due to dipole-dipole interactions. Clear है ये? Also, ये बात समझ में आ गई ना? Dipole-dipole interaction इसके अंदर आ गया बीच में. Also, their boiling points are lower than those of alcohols of similar molecular masses due to absence of intermolecular hydrogen bonding. क्लियर है? एल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस आ गई हैं, तो उनके कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन बाकी हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरेटिवली इनका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर है क्योंकि वहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ गया था। क्लियर है? फिर है बच्चा सॉल्युबिलिटी। लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनोन आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बीच में पोलैरिटी आ गई है। अगर पोलैरिटी आ गई है तो ऑक्सीजन जो डेल्टा नेगेटिव है वो वाटर के डेल्टा पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। वैसे भी देखो मिसिबिलिटी या सॉल्युबिलिटी का एक ही रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक है। अगर पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट को डालोगे तो घुल जाएगा, नॉन पोलर को डालोगे तो नहीं घुलेगा। वाटर अपना क्या है, पोलर, तो उसके अंदर अगर डाइपोल वाली चीजें, पोलैरिटी वाली चीजों को डाल दोगे तो वो सॉल्युबल रहेंगे। तो हमारे पास सीधा सा है जो अपना एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो पोलर है, तो पोलर है तो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कब तक, जब तक वो लोअर मासेस पे है, मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल टाइप है जो छोटी चेन्स है। इसके बाद जब देखो, और डिफरेंस बिटवीन सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स, इसमें क्या है, पहले एक बार वो हायर मॉलिक्यूलर मासेस के लिए बताता हूं। जब एक्सट्रीमली हायर मॉलिक्यूलर मासेस होने लगते हैं तो क्या होता है, वो जो डाइपोल वाला इंपैक्ट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। तो लोअर मोलर मासेस वाले जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर एज कंपेयर टू बल्कि, जिसके अंदर जितना ज्यादा बड़ी चेन या ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स ऐड होते जाएंगे, एल्काइल ग्रुप्स लंबी चेन चलाते जाएंगे, उतना ही सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी। यहां पे अब हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड हो, एक हमारे पास देखो है तो दोनों डबल बॉन्ड, लेकिन ये क्या है, इथाइलेनिक बॉन्ड और ये कार्बोनाइल बॉन्ड। हेलोजन एसिड एंड H2SO4 undergoes एडिशन रिएक्शन। जहां पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हेलोजन्स हो जाते हैं, हेलोजन एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन कैसे, डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, एक पे हाइड्रोजन एक पे क्लोरीन लग जाती है कि नहीं, हेलोजन आता है डायरेक्टली वो बॉन्ड ब्रेक करवा देता है, कार्बोकेटाइन बनाएगा और एक पे क्लोरीन आ जाता है। मार्कोनेव एंटी मार्कोनेव उसी टाइम पे हमने समझा था, तो डायरेक्ट होता है। लेकिन अगर कार्बोनाइल बॉन्ड होगा तो दे डू नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद कार्बोनाइल बॉन्ड। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट हाइड्रोजन एसिड्स हैं, हेलोजन एसिड्स हैं, वो हमारे पास डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन नहीं कराते। फिर सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके उस पर अटैक कर रहा होता है और वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? जो कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड वाला रहेगा वहां पर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करता है, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ वाला दैट इज कार्बोनाइल कार्बन के केस में उसमें हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहता है। ये याद रखना बच्चे। फिर अब इसके रीजन देखो क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो पोलर इन नेचर है एंड शोज रेजोनेंस। सी डबल बॉन्ड हो यहां पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव हमेशा ही है, पोलर इन नेचर है, रेजोनेंस हाइब्रिड के अकॉर्डिंगली भी। तो इसी रीजंस की वजह से वो जो सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ है उनकी रिएक्टिविटी टोटली डिफरेंट तरीके से चलती है। क्लियर? फिर है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स, अगर एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आता है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट डायरेक्टली आएगा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो पोलैरिटी अराइज हो गई है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, तो डेफिनेटली वो डेल्टा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और उस पर आके जब अटैक करेगा ये हमारा क्या प्रोसेस चलेगा, स्लो इंटरमीडिएट स्टेप बनेगी। जैसे हमने हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में SN1 SN2 में पढ़ा था कि जब वो आके अटैक कर रहा होता है तो ये क्या होता है, स्लो स्टेप्स चलती है। उसके बाद
फास्ट क्या आएगा, जब H आ जाएगा वहां पे। तो जब ये H पॉजिटिव आएगा वो सीधा आके किस पे अटैक करेगा बच्चा, H आएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि H पॉजिटिव है O नेगेटिव पे आके जुड़ जाएगा, तो एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो अपने पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के प्रेजेंस में एल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है ये? सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? वो क्या रहे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आके कार्बन डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, जो स्लो रहेगी फर्स्ट स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया इसके साथ, और H पॉजिटिव आके फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, जो कि एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म कराता है। क्लियर बात है? किसी को दिक्कत तो नहीं बचे इसमें? फिर इसके बाद आता है हमारा रिलेटिव रिएक्टिविटीज। Aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction than ketones due to following reasons। देखो अब कहानी समझो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के अंदर कार्बोनाइल कार्बन लगा हुआ है, तो दोनों के अंदर एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होंगे? पहला तो काम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पता है बच्चे सबको क्या होता है? जब कार्बन की चेन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगता है, ऐसे ही होता है ना, कोई ज्यादा हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हो, तो उसकी वजह से पूरी चेन के ऊपर जो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते थे। तो यहां पर होता क्या है, सिंस एन एल्काइल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, पता है ना एल्काइल ग्रुप क्या देता है, प्लस आई देता है, तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट, हेंस ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बोनाइल ग्रुप, greater the electron density on carbonyl carbon, thus it lowers the attack of nucleophile that result in the decrease in reactivity। समझ में आई है ये बात किसी को? देखो कहानी समझो बच्चा, हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर कार्बन में ये जो A लगा है, इस A की जगह अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता, बी की जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता, तो क्या होगा, ए और बी की जगह अगर एल्काइल ग्रुप है तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दे देंगे, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट देते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ज्यादा आ जाएगा तो इस डेल्टा पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं? जितना डेल्टा पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होता जाएगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल होता जाएगा। न्यूक्लियोफाइल फिर क्यों ही आएगा अटैक करने जब यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है पॉजिटिव। समझ में आई है? तो जो हमारे पास कीटोन्स हैं उसमें इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन लगा होता है, तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, यहां पे एक साइड में हाइड्रोजन होता है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट सिर्फ एक साइड से आ सकता है, दूसरी साइड से नहीं आएगा, जिसकी वजह से एल्डिहाइड्स के अंदर डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज कॉम्प्रोमाइज कम होता है, इसलिए उसके रिएक्टिविटी कीटोन्स के कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ना बच्चा? यही इसमें क्या देखो, फॉर्मेल्डिहाइड में सीधा सीधा कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी रहेगी इसकी। फिर एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप लग गया तो एक प्लस आई इफेक्ट देगा, और कीटोन के अंदर दो दो एल्काइल है तो दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट देंगे, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है ना? फिर है स्टेरिक इफेक्ट। अब देखो स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। स्टेरिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास आता है बच्चा, as the number of alkyl group attached to the carbonyl carbon increases, steric hindrance बेसिकली, है ना। जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है काफी सारा, खुद नेगेटिव चार्ज है वो। अब अगर एक कार्बन के आसपास कोई बड़े बड़े से अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उसे स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे आने वाले न्यूक्लियोफाइल को। जब वो न्यूक्लियोफाइल को इतना ज्यादा रिपल्शन मिलेगा तो अटैक कैसे करेगा? तो जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है, कीटो के ऊपर तो होता ही इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल है, बीच में एक ऑक्सीजन लगा हुआ, तो इस कार्बन पे अटैक करना बहुत टफ हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, एज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीजेस, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल कार्बन बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यही होता है। यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड में एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है। एल्डिहाइड के अंदर एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होनी शुरू हुई है। लेकिन एसीटोन के अंदर, जो हमारे पास ये प्रोपेनोन, एसीटोन के अंदर क्या हुआ, यहाँ तो तीन तीन है, तो अब इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई है कि कोई भी हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्लियर है ये बात बच्चा? ठीक है। डाइआइसोप्रोपाइल कीटोन, अब इसके अंदर तो और ज्यादा बढ़ गए हैं, जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करती जाएगी। क्लियर बात है ये? तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ रहा है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, कीटोन्स कम रिएक्टिव रहेंगे, और एल्डिहाइड्स के अंदर भी ज्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि उसके अंदर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है।
क्लियर है। और कीटोन्स के अंदर भी कैसे देखेंगे, जिस कीटोन के अंदर जितनी छोटी ब्रांचेस होंगी उतना ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगी उसकी। क्लियर है। फिर है रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इन जनरल aromatic aldehydes and ketones are less reactive than corresponding aliphatic analogues। क्यों भाई? जनरली हम क्या बात कर रहे हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं जो एंड कीटोन्स हैं वो लेस रिएक्टिव है देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक, क्योंकि जो एरोमेटिक रहेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लस आर इफेक्ट, है ना। सिंस एरोमेटिक आ गया, एरोमेटिक मतलब वही अपना बेंजीन रिंग वाला पार्ट आ गया, बेंजीन रिंग जैसा कुछ आ जाता है तो वहां रेजोनेंस घूम जाती है। तो उसकी वजह से बेंजीन रिंग की रेजोनेंस की वजह से इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि जो बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो घूमता जा रहा है रेजोनेंस में, और रेजोनेंस के अंदर घूमेगा तो क्या होगा, पार्शियल इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बोनाइल कार्बन पे जाएगा तो उसके डेल्टा पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, रिएक्टिविटी रिड्यूस करा देगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइल एराइल कीटोन्स, ये बस ध्यान रखना। एल्डिहाइड्स हैं तो ऑब्वियसली कीटोन्स के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, बाकी हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, लेकिन खुद के ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कम रिएक्टिव रहेंगे। क्लियर है। रीजन क्या है, प्लस आर इफेक्ट। फिर है सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन एग्जांपल्स में हमारे पास बचे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ऑन रिएक्शन विद HCN गिव साइनोहाइड्रीन्स। HO HCN के साथ जिस टाइम पे रिएक्ट करेगा तो ये आके H पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो CN नेगेटिव निकल गया, वाटर निकला। अब ये जो CN नेगेटिव है ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा हमारे इस कार्बन के पास, जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है उसके अंदर जो कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन, उस पर जाके अटैक करेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है जो, और फिर फर्दर फ्रॉम H2 है जो H पॉजिटिव आया है वहां से HCN हमारा लिबरेट हो जाएगा, मतलब HCN से साइनो ग्रुप जो आया था वो था, और यहाँ पे हमारा जो H आया था वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन करा लेता है। जैसे एसिटाल्डिहाइड में HCN की प्रेजेंस में क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है ये? ठीक है। साइनोहाइड्रिन्स आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट, दैट इज साइनोहाइड्रिन्स हैं जैसे इनको LiAlH4 या एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना रहे हैं, या फिर अल्फा बीटा बीटा अमीनो एल्कोहल्स की फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक बात है। इसके बाद है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं बच्चा।